प्रिय भाइयों और बहनों, 75वें गणतंत्र दिवस के इस विशेष अवसर पर मैं आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आज के ही दिन 1950 में हमारा संविधान लागू हुआ था। आज हम लोकतंत्र, स्वतंत्रता और एकता जैसी स्थायी मान्यताओं का उत्सव मना रहे हैं, जो हमारे महान राष्ट्र को परिभाषित करते हैं। आज जब हमारा राष्ट्रीय ध्वज लहराएगा और राष्ट्रगान की गूंज सुनाई देगी, तब एक पल के लिए हम उस उल्लेखनीय यात्रा का विचार करें जो हमारे देश ने संविधान के स्थापना के बाद से प्रारंभ की है। हमारी ताकत अनेकता में एकता की भावना है, जो भारत को परिभाषित करती है। गणतंत्र दिवस हमारे महान स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा दिए गए अपने बलिदानों की स्मृति भी है। आज का दिन माँ भारती के उन महान संतानों को याद कर उन्हें श्रद्धांजलि देने वाला भी है, जिन्होंने अथक प्रयास और दूरदर्शिता से हमें अपना संविधान दिया। मैं देश की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति देने वाले सेना के अर्धसैनिक बलों तथा आंतरिक सुरक्षा बलों के वीर जवानों के प्रति भी अपनी कृतज्ञता व्यक्त करता हूं और उन्हें श्रद्धांजलि देता हूं। आज पूरा विश्व विभिन्न मोर्चों पर भारत की प्रगति को उत्सुकता से देख रहा है। हमारा देश न केवल आर्थिक विकास, विज्ञान, शिक्षा और चिकित्सा में अग्रणी है, बल्कि पारंपरिक मूल्यों, शांति और लोकतांत्रिक सिद्धांतों को भी बरकरार रखे हुए है। एक भारत श्रेष्ठ भारत के हमारे यही सिद्धांत विश्व गुरु बनने की राह पर हमारे मार्गदर्शक हैं। दिल्ली, जो देश की राजधानी है, ने विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है। वर्ष 2023 हमारे देश और राष्ट्रीय राजधानी के लिए बेहद महत्वपूर्ण था। इस वर्ष भारत ने पहली बार प्रतिष्ठित G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी की। मैं इसकी सफलता के लिए DDA, PWD, NDMC, MCD, कैंटोनमेंट बोर्ड, दिल्ली पुलिस, CPWD, NHAI और इंडियन एयरफोर्स तथा उन हजारों कर्मियों और श्रमिकों को बधाई देता हूं, जिन्होंने दिन रात एक कर दिल्ली को सजाने और संवारने का काम किया है। साथ ही मैं दिल्ली NCR में रहने वाले सभी लोगों को भी धन्यवाद देता हूं, जिनकी भागीदारी से संभव हो सका। दिल्ली को एक विश्व स्तरीय और समावेशी शहर बनाने के लिए हमारी केंद्रीय और स्थानीय सरकारें निरंतर प्रयास कर रही हैं। विगत एक साल के दौरान दिल्ली के प्रारूप को बदलने वाले अनेक प्रोजेक्ट्स ने मूर्त रूप लिया है। भारत मंडपम यशोभूमि के रूप में राजधानी में भारत सरकार द्वारा 2 विश्व स्तरीय कन्वेंशन सेंटर्स का शुभारंभ हुआ है। इसी प्रकार दिल्ली और मेरठ के बीच RRTS चालू हुआ है और अब दिल्ली अलवर तथा दिल्ली पानीपत RRTS लाइनों पर कार्य प्रगति पर है। ईस्टर्न एंड वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे के चालू हो जाने से दिल्ली में जाम तथा प्रदूषण की समस्या से निपटने में काफ़ी मदद मिली है। UER-2 का भी कार्य लगभग पूरा हो चुका है। दिल्ली की आर्थिक बुनियाद बहुत मजबूत है। इसकी प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत की तुलना में लगभग 2.6 गुना अधिक है। दशकों से दिल्ली एक सरप्लस स्टेट रहा है। यहाँ की अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र का हिस्सेदारी लगभग 85% है, जो अर्थव्यवस्था की मजबूती को दर्शाती है। सरकार स्वास्थ्य सुविधाओं को भी सर्वोच्च प्राथमिकता देने के साथ लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराने के लिए प्रतिबद्ध है। दिल्ली ने शहर की आवश्यकता के अनुरूप अपनी सार्वजनिक परिवहन प्रणाली का आधुनिकीकरण किया है। मुझे बताते हुए बड़ा गर्व हो रहा है कि 2025 तक दिल्ली की 80% बसेस इलेक्ट्रिक होंगी, जो वर्ल्ड स्तर पर एक बड़ी उपलब्धि होगी। इसमें भारत सरकार द्वारा फेम 2 के तहत विशेष आर्थिक मदद भी उपलब्ध कराई गई है। मौजूदा मेट्रो नेटवर्क लगभग 400 किलोमीटर तक फैला है, जो शहर के बाहरी इलाकों तक बिना रुकावट कनेक्टिविटी प्रदान कर रहा है। पिछले कुछ वर्षों में दिल्ली ने पावर सेक्टर में भी उल्लेखनीय प्रगति की है। बिना लोड शेडिंग के बिजली की मांग पूरी हो रही है। समावेशी विकास के लक्ष्य से समाज के सभी वर्गों की उन्नति के प्रयास किए जा रहे हैं। 72 लाख से अधिक लाभार्थियों को
उचित मूल्य की दुकानों से सब्सिडी वाला राशन मिला है। दिल्ली में वन नेशन वन राशन कार्ड लाभार्थियों की संख्या भी सबसे अधिक है। हम वायु और जल प्रदूषण से निपटने और यमुना के संरक्षण और इसे प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। एकीकरण के बाद दिल्ली नगर निगम विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं और विकास कार्यों को प्रभावी और समयबद्ध तरीके से लागू करने के प्रयास कर रहा है। जून 2022 में शुरू किए गए बहुआयामी प्रयासों के फलस्वरूप कूड़े के निष्पादन में अभूतपूर्व तेजी आई है और एमसीडी के राजस्व में भी वृद्धि हुई है। पार्किंग की समस्या से निपटने के लिए मल्टी लेवल कार पार्किंग का निर्माण और बेहतर शिक्षा के लिए निगम के स्कूलों में सुधार पर बल दिया जा रहा है। डीडीए के दिल्ली मास्टर प्लान 2041 से राष्ट्रीय राजधानी में विकास के नए युग की शुरुआत होगी। यह भविष्य में सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मार्ग भी प्रशस्त करेगा। 2023 में डीडीए ने 3 आवासीय योजनाएं शुरू की थीं। पिछले लगभग 1 वर्ष में हम 9000 फ्लैट्स दिल्ली वासियों को उपलब्ध कराने में सफल हुए हैं। नवंबर 2022 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने दिल्ली के कालकाजी में इन सिटू स्लम रिहैबिलिटेशन प्रोजेक्ट के तहत झुग्गी वासियों के पुनर्वास के लिए बनाए गए 3024 नवनिर्मित ईडब्ल्यूएस फ्लैटों की चाबियां भूमिहीन शिविरों में रहने वाले लाभार्थियों को सौंपी थी, जो देश में इस तरह का एकमात्र उदाहरण है। मुझे ये बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि बहुत जल्द जेलर वाला बाग और कठपुतली कॉलोनी जे क्लस्टर्स के 1675 तथा 2800 लाभार्थियों को भी इस परियोजना के तहत पक्का मकान दे दिया जाएगा। हाल के दिनों में डीडीए द्वारा यमुना नदी के पुनर्जीवन के लिए बड़े पैमाने पर काम किया जा रहा है। यमुना फ्लड प्लेन्स के सीएनडी वेस्ट डंप साइट्स अब बांसेरा और असीता जैसे खूबसूरत पर्यटक स्थल में बदल चुके हैं। इसी महीने मकर संक्रांति के दिन बांसेरा में पतंग महोत्सव का सफल आयोजन किया गया। यमुना के पश्चिमी तट पर एक सुंदर घाट का निर्माण किया जा रहा है, जिसे वासुदेव घाट का नाम दिया गया है। डीडीए महात्मा गांधी मार्ग, विजय घाट और शांतिवन से सटी सर्विस लाइन की ग्रीन बेल्ट को भी विकसित कर रहा है। इसके अलावा रिंग रोड के साथ लगे 4 पार्कों दिल्ली चलो पार्क, उर्दू अकेडमी पार्क, घटा मस्जिद पार्क और सद्भावना पार्क को कर्तव्य पथ के तर्ज पर विकसित किया जा रहा है। द्वारका सब सिटी में अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप नागरिक सुविधाओं, सड़कों, सीवर लाइन और सुचारू परिवहन व्यवस्था के विकास का काम तेजी से चल रहा है। इलाके को कलाकृतियों से भी सजाया जा रहा है। द्वारका में प्रतिष्ठित भारत वंदना पार्क का काम भी पूरा होने वाला है। 200 एकड़ के इस पार्क की परिकल्पना मिनी इंडिया के रूप में की गई है। सब सिटी द्वारका और रोहिणी के बाद अब डीडीए नरेला सब सिटी के विकास पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। नरेला में बड़ी संख्या में फ्लैट्स बनकर तैयार हैं। पिछले दिनों इनके आवंटन में अभूतपूर्व तेजी आई है। नरेला सब सिटी को एजुकेशन हब और स्पोर्ट्स हब के रूप में विकसित किया जा रहा है। इसके लिए कुछ दिन पहले नरेला में 6 विश्वविद्यालयों को भी भूमि आवंटित की गई है। समय के साथ दिल्ली पुलिस ने अपने कामकाज में तकनीकी का भरपूर उपयोग शुरू किया है। इससे कानून को प्रभावी तरीके से लागू करने और प्रशासन को सुविधाजनक बनाने में मदद मिली है। बहुआयामी रणनीति को अपनाते हुए क्राइम मैपिंग और हॉटस्पॉट्स की पहचान कर वहां पुलिसकर्मियों की तैनाती सुनिश्चित की गई है। सड़कों पर अधिक संख्या में पुलिसकर्मियों की तैनाती और गश्त को बढ़ाया गया है। संगठित अपराध के विरुद्ध कार्रवाई सुनिश्चित की गई है। दिल्ली में आने वाले अवैध फायर आर्म्स और नशीले पदार्थों के मार्गों को बंद करने पर विशेष बल दिया गया है। जन सुनवाई और दूसरे कम्युनिटी आउटरीच प्रोग्राम के माध्यम से सिटीजन सेंट्रिक पुलिसिंग के प्रयास किए गए हैं। देश में पहली बार दिल्ली पुलिस द्वारा ब्लॉकचेन तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके माध्यम से अब फॉरेंसिक एविडेंस क्यूआर कोड द्वारा सुरक्षित किए जाने के बाद विश्लेषण के लिए एफएसएल के पास भेजे जाने लगे हैं। एनसीआरबी की ई फॉरेंसिक क्यूआर कोड आधारित तकनीक की 5वीं कॉन्फ्रेंस में दिल्ली पुलिस को गुड प्रैक्टिस के लिए सम्मानित भी किया गया था।
कन्विक्शन रेट में सुधार के लिए विशेष कानूनी सलाह ली जा रही है, जिसके सकारात्मक परिणाम भी मिले हैं। नशा मुक्त भारत पखवाड़ा के तहत दिल्ली में कई नशा विरोधी जागरूकता अभियान चलाए गए। कमज़ोर समूहों की सुरक्षा के लिए दिल्ली पुलिस ने सभी पुलिस स्टेशंस में 24/7 महिला हेल्प डेस्क स्थापित किए हैं। हर सुबह सभी शिकायतें पीसीआर कॉल की उच्चतम स्तर पर निगरानी की जा रही है। 24 पुलिस स्टेशन पर युवा प्रशिक्षण केंद्र, वुमेन इन डिस्ट्रेस के लिए हिम्मत प्लस ऐप, छात्राओं के लिए आत्मरक्षा प्रशिक्षण, लड़कियों के लिए सशक्तिकरण के लिए निर्भया और नाजुक योजनाएं और संवेदनशील इलाकों में प्रखर वैन की तैनाती को भी शामिल किया गया है। रजिस्टर्ड सीनियर सिटीजन्स के आवासीय परिसरों का व्यापक सुरक्षा ऑडिट किया जाता है। लापता बच्चों का पता लगाने पर विशेष जोर दिया गया है। बलात्कार के अधिकतर मामलों में फाइनल रिपोर्ट 60 दिनों के भीतर दाखिल की जाने लगी है। वर्ष 2023 के दौरान बलात्कार के मामलों में लगभग 99.58% आरोपी जिन्हें पुलिस द्वारा पकड़ा गया वह पीड़िता के परिचित थे। केवल 0.42% मामलों में अपराध में अजनबी लोग शामिल थे। निर्भीक योजना द्वारा अपराधों की रिपोर्टिंग सुनिश्चित की गई है। पहचान के जरिए बच्चों की तस्वीरों का एक डेटा बैंक बनाया जाएगा, जिसका उपयोग लापता बच्चों का पता लगाने के लिए किया जा सकेगा। यातायात प्रहरी योजना नागरिकों को यातायात उल्लंघनों की रिपोर्ट करने के लिए सशक्त बनाती है। दिल्ली पुलिस ने डिजिटल पहल करते हुए ऑनलाइन पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट्स, ऑनलाइन आर्म्स एंड अदर लाइसेंसिंग एप्लीकेशन सिस्टम, जीपीएस आधारित मोटरसाइकिल पेट्रोलिंग, EFIR के ऑनलाइन पंजीकरण के लिए मोबाइल वेब बेस्ड ऐप्स शुरू किए हैं। कानून व्यवस्था और सुरक्षा के हर एक पहलू को संबोधित करने के लिए दिल्ली पुलिस प्रतिबद्ध है और प्रयासरत है। अपराध एक सामाजिक समस्या है और उसके निवारण हेतु समाज अर्थात आप सब दिल्ली वासियों के लिए सहयोग की आवश्यकता होगी। प्रिय मित्रों, इस वर्ष गणतंत्र दिवस का विषय भारत लोकतंत्र की जननी और विकसित भारत है। इस पावन दिवस पर आइए हम अपने संविधान में निहित न्याय, स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के सिद्धांतों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराएं। आइए हम एक समावेशी समाज का निर्माण करने का प्रयास करें, जहां प्रत्येक नागरिक अपना महत्व जाने और उसे देश की प्रगति में योगदान करने का अवसर मिले। आइए हम इन लोकतांत्रिक मूल्यों को बनाए रखने की भी प्रतिज्ञा लें, जो हमारे गणतंत्र की नींव है। मेरी कामना है कि एक मजबूत, समृद्ध और सामंजस्यपूर्ण भारत के निर्माण के हमारे सामूहिक प्रयासों में देशभक्ति की भावना हमारा मार्गदर्शन करे। जय हिंद, जय भारत। आप देख रहे हैं DD भारती।